हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट वन विल बी एलआरडीए रिवीजन, सेकंड वन विल बी हाउ मेनी मॉक शुड आई बी टेकिंग एंड द थर्ड वन विल बी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, कितने स्कोर का इंप्रूवमेंट पॉसिबल है टिल कैट। आज से 2 वीक्स के बाद में इसी दिन पे आप वेट कर रहे होगे नेक्स्ट दिन अपना कैट देने के लिए, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे होगे, ऑल्दो वो अभी भी है बट स्टिल 2 वीक्स के बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे में आपका जो एंग्जाइटी का फीलिंग होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। तो उसका फीलिंग जो है, जो लोग ऑलरेडी कैट दे चुके हैं दे ऑलरेडी नो दैट, बट जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं और सीरियस अटेम्प्ट है उनका, जिनका सीरियस नहीं है उनके तो क्या ही कहने हैं, बट जिनका सीरियस अटेम्प्ट है उनको कुछ कुछ अच्छा, कुछ कुछ अलग सा फील जरूर होगा उस दिन पे। तो 2 वीक्स में आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना है सो दैट आपका बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन हो जाए, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द एलआरडीए रिवीजन पार्ट, तो जो पजल्स आप ऑलरेडी बना चुके हो, डूइंग द सेम पजल्स ओवर एंड ओवर अगेन, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आप एक चीज ऐसा जरूर कर सकते हो, अगर आप पुराने पजल जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो उनको दोबारा से सॉल्व कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आप एक्टिव थिंकिंग के ऊपर वर्क कर सकते हो कि यार आपके पास पजल आया, आप ऑलरेडी उसको सॉल्व कर चुके हो, आपने उसको ओपन किया, आपने मेंटली सॉल्विंग करने का ट्राई किया कि विच पॉइंट विल आई बी यूजिंग फर्स्ट, क्या किसी ऑप्शन में मुझे कुछ हेल्प मिल रहा है या किसी क्वेश्चन में मुझे हेल्प मिल रहा है, आप ये चीजें करने का ट्राई करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सेट थ्योरी इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है और करना भी चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कैट 2017 के एलआरडीए सेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए कि आई एम लखनऊ कैसा पेपर बना सकता है। जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, बट स्टिल एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम कैट 2017 के एलआरडीए पजल्स कंप्लीट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैट 2017 के अलावा 18 से लेकर 22 तक के भी आपको एटलीस्ट सारे के सारे पजल्स जो है कवर करने चाहिए। जो इजी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, पजल्स देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आपको वो कंप्लीट करते जाना है। जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं वो अपने एंड पे एलआरडीए के पास्ट ईयर के पेपर जो है वो सारे के सारे कंप्लीट करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन इफ आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है, इवन इफ आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से है, एग्जामिनर का साइकोलॉजिकल आपको कैसा उसका सोचने का तरीका है वो जानना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑल्दो आप मॉक्स दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट एक्चुअल कैट जो है वो एक्चुअल कैट है, वहां पर क्या ऑप्शंस बन रहे हैं, कैसे एलिमिनेशन हो पा रहा है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो जानना और उसका फील लेना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी वीडियो बनाते बनाते एक पॉइंट और आ गया, स्टूडेंट्स ने पूछा था मुझसे, तो मैं वो भी बता देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे थे कि क्या कैट का जो मॉक है, ऑफिशियल मॉक हमें अटेम्प्ट करना है, तो बेटा वो मॉक सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस देखने के लिए कि इंटरफेस कैसा होगा, आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है, आपका टाइम खराब होगा क्योंकि उसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन कुछ भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको अननेसेसरी वो अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, अपना टाइम बचाइएगा, अननेसेसरी उसमें डिवोट ना करिएगा। देन सेकंड थिंग इज कितने मॉक्स मुझे अब से लेकर कैट में देना चाहिए। देखो देयर इज नो परफेक्ट नंबर। जब भी मुझसे पूछता है कोई पर्सन कि 99 परसेंटाइल आने के लिए कितने मॉक्स देने होंगे, इसका कोई आंसर नहीं है। किसी के लिए 10 मॉक्स में काम चलेगा, किसी के लिए 50 मॉक्स में काम चलेगा, किसी का शायद 70-80 मॉक्स देने के बाद में भी काम ना चल पाए। मेन बात होती है कि मुझे एक वो फीलिंग आना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेकर कि यार हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। और इस टाइम पे जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज कि इवन इफ आपके मॉक्स में मार्क्स बहुत ज्यादा खराब भी हो जाते हैं, आपको अननेसेसरी वरी नहीं करना है, क्योंकि मॉक्स का जो सिनेरियो है, आप मॉक्स किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया, अच्छे से दे पाए या नहीं दे पाए, क्या पेपर में वही सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी आपका अलजेब्रा में ये पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रांग है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आप अच्छा कर लोगे, नहीं आया तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आपका अरिथमेटिक में ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा है, मान लो आपका टीएसडी अच्छा है, पेपर में टीएसडी से क्वेश्चन मिला, आपको नंबर मिले, टीएसडी से क्वेश्चन ही नहीं आया, आपको नंबर नहीं मिले। तो ये रिलेटिव चीजें होती है। मॉक का एक आइडिया लेना होता है कि यार मेरा जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया, क्या वो अच्छे से मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ और कामली पेपर दे पा रहा हूँ या नहीं। स्कोर आना या ना आना वो आपके इस सिनेरियो के ऊपर है कि आपने जो टेस्ट दे दिया उसका एनालिसिस किया, तब आप कितना सॉल्विंग कर पा रहे हो। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे अपने आप से सॉल्व हो रहे होंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे चलकर इंप्रूवमेंट लेने के लिए। तो कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, अभी 2 वीक्स का टाइम है, तो आप 4 to 6 मॉक्स तक प्लान कर सकते हो। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को और ज्यादा मॉक्स देने का नीड लगे, अगर आपका फ्लो अच्छा चल रहा है, आप और ज्यादा मॉक्स देना चाहते हो, बिल्कुल देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, मॉक के स्कोर्स से आपको डीमोटिवेट होने नहीं बैठना है। इस टाइम पे मॉक देने का सिंपल सा मतलब है यार, जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसको एक बार और अप्लाई करके देखते हैं, एक बार और अप्लाई करके देखते हैं क्या वो अच्छे से वर्क कर रही है नहीं। अननेसेसरी बर्डन लेना इस टाइम पे, ये सोचना यार मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है यार लेट इट बी, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कैट में जाकर फोड़ूंगा, कैट वाला दिन मेरा होगा, मॉक वाला दिन मेरा नहीं है। एक और पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, वो चीज ये है कि आपका एक्चुअल मॉक के स्कोर्स में और एनालिसिस के मॉक्स के स्कोर्स में कितना डिफरेंस है।
अगर वो डिफरेंस बड़ा है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, अगर वो डिफरेंस बड़ा है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि यार मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, एनालिसिस के बाद का स्कोर और पेपर देने के बाद के स्कोर में डिफरेंस ये है कि जो आप एग्जाम टाइम पे सॉल्विंग करके आए, तब आपके जो मार्क्स बने वो आपका रिजल्ट आया। अब जब आप एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस आप करेक्टली खुद से सॉल्विंग कर पा रहे हो विदाउट टाइम रिस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट चेकिंग द सॉल्यूशंस। तो वो है आपका दोनों का डिफरेंस। अब मान लो आपका मॉक में स्कोर आया 50 और आप एनालिसिस के टाइम पे बना रहे हो 120, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आप पे नॉलेज बहुत ज्यादा है, बस आपको थोड़ा सा पेपर अच्छे वे में अटेम्प्ट करने का जरूरत है। आपको इजी क्वेश्चंस को पिक करना आना चाहिए, मीडियम या डिफिकल्ट पे आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि आपको आता है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी होगा कि यार 40 मार्क्स आए हैं बट एनालिसिस के टाइम पे भी मैं 60 मार्क्स का ही सॉल्विंग कर पा रहा हूँ, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट अपना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, इसी पॉइंट को थर्ड पॉइंट के साथ लिंक करता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन था कि मैं अब से लेकर कैट तक कितना इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, यार 2 वीक्स यार छोड़ देते हैं यार, क्या फायदा। देखो, इंप्रूवमेंट इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपके इस टाइम पे परसेंटाइल्स क्या आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है या नहीं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है बट स्टिल वो मॉक्स में आप नहीं शोकेस कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी आप क्वेश्चंस पिक नहीं कर पा रहे, मे बी आपका स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मे बी आप सही पीस ऑफ माइंड में नहीं हो, सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो, इसलिए आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो वो सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मे बी कैट से एक दिन पहले कोई स्टूडेंट 60, 70, 80 परसेंटाइल लेकर आ रहा है और कैट में जाकर वो 98, 99 परसेंटाइल ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात तब है अगर किसी को आता ना हो और फिर जाकर वो 98, 99 परसेंटाइल लेकर आ जाए, वो एक चमत्कार हो गया। बट अगर मैं बोलूं यार वो बंदे के यार एक दिन पहले जो है वो 60 परसेंटाइल आया था, आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, कैट के पहले एक मॉक दिया, स्कोर जो सिंगल डिजिट आया बट कैट में जाकर बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, टॉप 20 स्कूल में जाकर वो बैठे हैं। ऐसा होता है क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यार मैंने किया है, अच्छे से प्रिपेयर किया हूं मैं। ठीक है, मेरा 1 मॉक 2 मॉक 4 मॉक खराब जा रहे हैं, मैं नहीं शोकेस कर पा रहा, बट कैट वाले दिन मैं अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट जो है वो दे के ही रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। अगर अपने आप को पॉजिटिव फील कराओगे बार बार ये बोलकर कि तेरे में वो बात है तो कर सकता है, तो आप कर भी जाओगे। आप अगर अपने आप को नीचे गिराने में लगे रहते हो, नीचे गिराने में लगे रहते हो, तो बात नहीं बनेगा। एक एग्जांपल इसी चीज का, किसी स्टूडेंट का किसी मॉक में अगर अच्छा स्कोर आ जाता है ना, तो वो ये सोचता है यार ये मॉक इजी था, ये नहीं सोचता कि मैंने इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया। यहीं पे साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, इसको हमें सही करना होगा, जितना जल्दी हो सके हमें सही कर लेना है। कैट में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। और एक और जो पॉइंट है मेरे माइंड में आया अभी अभी बताते हुए, एक ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे हैं जिनका मुझे आजकल में मैसेज आता है कि यार जैट का प्रिपरेशन कैसे करूं, स्नैप का प्रिपरेशन कैसे करूं। भाई ये वो लोग हैं जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मैसेज आता है यार कैट 2024 का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं। भाई आपको कैट का फॉर्म आप भर रखे हो, आपको पेपर देने भी जाना है, तो आप क्यों चीजों को छोड़ रहे हो बीच रास्ते में। कुछ पता नहीं भाई, एग्जाम सिनेरियो में जाकर तू भी अच्छा कर सकता है, बट बिलीव तो करना पहले। और 2 वीक्स जो बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर। क्वांट्स में रिवीजन चाहिए कर, वीआरसी में प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे चाहिए वो कर, एलआरडीए में मैंने बताया पास ईयर बदल करना है करना। कुछ पता नहीं, एक क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बन गया, पेपर पूरा घूम जाना है। मान ले तेरा डीएलआर अच्छा नहीं, तेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, एक पजल तूने एक्स्ट्रा बना दिया उस दिन पे, तेरे तो बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे ना, 99 परसेंटाइल डीएलआर में बन गया, मजे मजे हैं। तो अननेसेसरी ये चीज मत सोच। अगर प्रिपरेशन नहीं करा फिर तो चल ठीक है यार, जायज है तेरी बात, बट अगर प्रिपरेशन किया है, पता है यार मैं करके बैठा हूँ, मुझे आती है बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता, तो सही सिचुएशन में बस 2 वीक्स और फाइट मार ले। एग्जैक्ट का टाइम आएगा, कैट के बाद सोचेंगे, स्नैप का टाइम आएगा, कैट के बाद सोचेंगे। उनके लिए इतना टाइम सफिशिएंट होगा कि उस टाइम को क्रैक कर पाओ। कैट के थ्रू बहुत सारे बी स्कूल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसको हल्के में ना लेते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप सो मेरी सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। लास्ट 2 वीक्स में अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट आपको देना है, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो। बहुत ज्यादा कुछ सोच में नहीं डूबे रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी के अंदर नहीं घूमना है कि मैं ये स्ट्रेटजी बना लूँ वो स्ट्रेटजी बना लूँ। जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना काम रह पाओगे, उतना ही प्रेशर को भी एब्जॉर्ब कर पाओगे। बहुत ज्यादा हफड़ा तफड़ी करोगे, भगाओगे इधर वाले काम करोगे, तो यार नहीं चल पाएगी बात। थोड़ा सा काम रहो, ठीक है पड़ा है, चीजें हैंडल होंगी, मुझे ही करनी है, मैं ही करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कामली मैं चीजों को हैंडल करूंगा। ठीक है, आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अपना बेस्ट पॉसिबल वे में बेस्ट एफर्ट्स देते हुए प्रिपरेशन करते रहिए। अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, माइंड को सही डायरेक्शन में रखिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लाइफ लॉन्ग बहुत सारे डिसीजन जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे इस एग्जाम्स के बाद में। तो इस एग्जाम को बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस के साथ अटेम्प्ट करना है और उसी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करना है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट वे प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। बाय बाय।